कि क्या है संविधान का 73वां संशोधन। ठीक है, और ये कैसे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या क्या हमें बताता है। आइए अब हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव की जांच करें। 73वें संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था में क्या बदलाव किए हैं, चलिए जानते हैं इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक। ठीक है, चले भाई जाने विस्तार पूर्वक। त्रिस्तरीय बनावट, त्रिस्तरीय बनावट पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरों की बनावट है। कितने स्तर की है? 3 स्तर की बनावट है। समझ में आई बात? पहले स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत, फिर है मंडल और फिर है जिला पंचायत। क्या है? पहले क्या है? ग्राम पंचायत मतलब गांव का मुखिया, फिर आता है मंडल, फिर आता है जिला पंचायत। तो सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सभी पूरे भारत में त्रिस्तरीय 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत आती है जिसमें चुने हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान। ठीक है, ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो वो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहां मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपरले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। समझ में आई बात? इसका जिला पंचायत पूरे गांव में, पूरे जिले में एक होता है और इसके अंदर जितनी भी ग्राम सभाएं हैं वो सारी की सारी आती हैं, सारी की सारी। और ये व्यक्ति ग्राम पंचायत के सभी कामों की क्या करता है? देख रेख करता है, समीक्षा करता है, निर्देशन करता है। ठीक है, इसके नेतृत्व में पूरे गांव के पूरी जिले में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, जितने भी मंडल हैं, उन सभी का रेख देख किया जाता है। पर जो छोटे राज्य हैं वहां पर मंडल नहीं बनाया जाता, जैसे कि सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इन राज्यों में आपके मंडल नहीं है। समझ में आई बात? यहां पर सिर्फ 2 स्तर है, एक है आपका ग्राम पंचायत और एक है आपका जिला पंचायत। समझ में? इनके गांव में। ठीक है, और जहां बड़े बड़े जैसे यूपी है, यहां पर तीनों पंचायती राज के तीनों स्तर आपको देखने को मिलते हैं। पहले स्तर पर है ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर है मंडल, ठीक है, या ब्लॉक, ठीक, और तीसरे स्तर पर कौन है? जिला पंचायत। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई है? ठीक है, संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। ग्राम सभा का हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से बड़ी आयु का है वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और उन सभी को ग्राम सभा के चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई है? पक्का? अब आते हैं चुनाव। चुनाव कैसे होता है ये भी सुन लो, ये भी जान लो कि आपके ये जो निकाय है, इस निकाय का चुनाव कैसे किया जाता है। सुनना ध्यान से। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे जनता करती है। पंचायती स्तर के चुनाव, पंचायती स्तर के तीनों स्तरों के चुनाव सीधे कौन करती है? जनता। कौन करती है? जनता। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई है? पक्का भाई? हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। समझ में आ गई बात? जो सिस्टम लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में है
वो ही पूरा का पूरा डिट्टो सिस्टम आपकी पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी अपनाया जाता है। समझ में आई बात? वो ही अपनाया जाता है। अगर आप 5 साल पूरे होने से पहले पंचायती राज व्यवस्था को भंग करते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। पहले बहुत ही गड़बड़ी होती थी, झोल झाल होती थी। जब तक 73वां संशोधन नहीं हुआ था संविधान में, तब तक तो दबा के धांधली की जाती थी, दबा के गुंडागर्दी होती थी स्थानीय निकाय में। लेकिन जब से भारत के संविधान में संशोधन कर दिया गया और इस सरकार को एक संवैधानिक सरकार का दर्जा दे दिया गया, तब से चीजें बहुत बड़े स्तर पर बदल गई है। आरक्षण। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। पंचायती राज व्यवस्था में भारत में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया गया है कि मान लो अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 75 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। उन सीटों पर सिर्फ महिला कैंडिडेट ही लड़ेंगी चुनाव। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि आरक्षित उनके लिए है, लेकिन नाम उनका रहता है, लेकिन चलाते हैं स्थानीय शासन को उनके पति परमेश्वर। अगर आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि प्रधान होती है महिला जी, लेकिन प्रधान की भूमिका कौन निभाते हैं? उनके पतिश्री, है ना, उनके पतिश्री उस भूमिका को अदा करते हैं। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन वो इतने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा जितने इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए, उतनी इफेक्टिवली ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। लेकिन हाँ, अब परिवर्तन धीरे धीरे ही आता है और आज के समय पर हमें ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें दिखती हैं जहां पर महिलाएं प्रमुख तौर पर नेतृत्व संभाल रही हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से नेतृत्व कर रही हैं, समाज का भी और अपनी ग्राम सभा को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा रही हैं, जो कि बहुत ही बेहतर बात है। महिलाओं में राजनीतिक चेतना आ रही है, महिलाओं के अंदर राजनीतिक चेतना आ रही है, यह हमें देखने को मिल रहा है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। ठीक है, तो अगर प्रदेश की सरकार ये मानती है कि ओबीसी, जिन्हें अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो प्रदेश की सरकार उन्हें भी आरक्षण दे सकती है स्थानीय निकाय में। नहीं तो वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अप्लाइड है। ठीक है, आगे सुनो। यहां यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। तो ये चीज बहुत ही बेहतर है और इस चीज ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था को एक नया मुकाम दिया है। मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण में ये भारत सरकार के द्वारा उठाया गया एक सबसे बड़ा
कदम है और जिसने भारत में महिलाओं की राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज के समय पर महिलाएं इस चीज के माध्यम से राजनीतिक तौर पर एक अच्छी नेता बनकर उभर रही हैं और अपने समाज का और अपने वर्ग का और अपने समुदाय का और महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। देखो, जब तक मौका नहीं मिलेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा, और मौका मिलेगा तो जिसके अंदर कौशल होगा वो करके जरूर दिखाएगा, और जिसके अंदर कौशल नहीं है वो कुछ कितने भी मौके दे दिए जाए वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? मौके पर चौका वही मार सकता है जिसके अंदर कौशल होगा, और जिसके अंदर कौशल नहीं होगा चाहे उसको कितने भी मौके दे दिए जाए वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आई बात? कौशल सबसे बड़ी चीज है और कौशल मेहनत से पैदा होता है, और अगर महिलाओं को मिल रहा है तो ये आप कह सकते हैं कि राजीव गांधी जी की ये बहुत बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य को एक नया पथ देने में उनकी इस नीति ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। विषयों का हस्तांतरण, किन विषयों पर काम करेगी स्थानीय निकाय, इस चीज को भी संविधान ने सुनिश्चित किया हुआ है कि किन विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की होगी। ये भी हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने बहुत स्पष्ट तौर पर हमें बता रखा है कि किन किन विषयों पर स्थानीय निकाय काम करेगा और किन किन विषयों पर नहीं काम करेगा। तो सुनिएगा, ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। तो ऐसे 29 काम हैं जो पहले राज्य सूची में आते थे, उन सभी विषयों को हस्तांतरित कर दिया गया है 11वीं सूची में, और इनको स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया है कि इन कामों की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। और ये पूरी 11वीं सूची की लिस्ट है जिन पर आपका स्थानीय निकाय काम करता है। ये पूरे के पूरे कृषि हो गया, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इनमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल हैं, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला। ये सारी की सारी जो स्थानीय समस्याओं से संबंधित विषय हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो सारे के सारे 11वीं सूची में दर्ज करके आपके स्थानीय निकाय को हस्तांतरित कर दिए गए हैं कि इन सभी विषयों पर आपके स्थानीय निकाय काम करेंगे। आपके स्थानीय निकाय काम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकाय के हवाले करना है। मतलब एट द एंड राज्य सरकार ही ये सुनिश्चित करेगी कि वो अपने अधिकारों में से कितने अधिकार स्थानीय निकाय को देगी। इन 29 कामों में से कितने कामों को वो उनको सौंपेगी। समझ में आई बात? अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 243 पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों की ऐसी शक्ति और प्राधिकरण प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। वे प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहाड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं।
इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों में ग्रामीण सभा को अपेक्षित ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इन अधिनियमों के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बढ़ी है। मतलब जो आदिवासी क्षेत्र है उनको ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। स्थानीय शासन में उनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, उनको ज्यादा स्वायत्तताएं दी गई हैं, जिससे कि वो बेहतरीन तरीके से अपनी आजादी और अपने कल्चर से जुड़े रहते हुए आधुनिक शासन व्यवस्था को समझ सके और आधुनिक शासन व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा सके। समझ में आई बात? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारी की सारी चीजें की गई हैं, जिससे कि वो अपने कल्चर से भी जुड़े रहे और आधुनिक शासन व्यवस्था के साथ भी अपने आप को जोड़ते चले जाए। आधुनिकता और संस्कृति का सामंजस्य बिठाने का काम किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं राज्य चुनाव आयोग। मैंने आपको पहले बता दिया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है आपके स्थानीय शासन के चुनाव को कंडक्ट कराने की। मतलब इसी की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी चुनाव सूची बनाने की सारी जिम्मेदारी यही अंजाम देता है। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है, उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयुक्त से नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये जैसे भारत का चुनाव आयोग है, उसी प्रकार से राज्यों का भी अपना चुनाव आयोग होता है, जो ऑटोनोमस होता है, स्वायत्त होता है, और भारत के चुनाव आयोग के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसका और भारत के चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। और ये राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव को कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ये उन चुनावों को कंडक्ट कराने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, भाई जब काम मिले हैं तो पैसा भी मिलेगा, तभी तो काम होगा ना। तो राज्य वित्त आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये भारत के संविधान ने ये लिख कर दिया है अपने अंदर कि आपको इन पंचायती राज व्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी पड़ेगी। अपने बजट में आपको इनके लिए भी पैसा रखना पड़ेगा। अभी सुनो, प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्था के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वालोकन करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मामला ना बने। समझ में आई बात? तो प्रदेश सरकार को हमेशा हर 5 साल में एक वित्तीय आयोग नियुक्त करना पड़ेगा, जो कि स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था के आर्थिक कामकाज की समीक्षा करेगा और फिर उसके अनुसार राज्यों को फाइल बनाकर देगा कि स्थानीय निकाय को कितना पैसा जाना चाहिए, कितना इनके लिए पैसा आवंटित किया जाना चाहिए। समझ में आई बात?